अब हमने स्टार्ट करना है ड्रग्स यूज्ड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कह रहे हैं कि एमएस एक ऐसा ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है सीएनएस का। ठीक है, एक क्या है, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जिसमें डीमाइलिनेशन हो रही होती है, डीमाइलिनेशन हो रही होती है। अब क्या कह रहे हैं कि एमएस वेरिएबल हो सकते हैं। किसी के लिए ये हो सकता है कि सिर्फ एक या दो न्यूरोलॉजिक एपिसोड्स दिखने को मिलें। कुछ में क्या होता है कि क्रॉनिक रिलैप्सिंग और प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ दिखने को मिले जो कि 10 से 20 साल तक रहती है। हिस्टोरिकली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं इसे ट्रीट करने के लिए। इसे वो कौन से होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोन। डेक्सामेथासोन एंड प्रेडनिसोन ये दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसको ट्रीट करने के लिए? अक्यूट एग्जर्बेशंस, मतलब जो भी अक्यूट कंडीशंस हमें इस डिसीज़ को दिखने को मिलती हैं अक्यूट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अगर हम देखें, ये तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अगर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स देखें तो साइक्लोफॉस्फामाइड और एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और एज़ाथायोप्रिन इन दोनों को, ये दोनों कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। दूसरा हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोन यूज़ किया। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि डिज़ीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ हैं, मतलब कि हम इस डिज़ीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ऐसी थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं। ड्रग्स जो हम करंटली अप्रूव कर बैठे हैं एमएस को ट्रीट करने के लिए, वो क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं रिलैप्स रेट्स को, कि वापस से अगर वो बीमारी आती है तो रिलैप्स रेट्स को डिक्रीज़ करते हैं। और कुछ में क्या करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं कि भाई एक पेशेंट डिसेबल ही होता रहा, ही रह गया, डिसेबल ही रह गया, उससे प्रिवेंट करना। ठीक है, कुछ ऐसी थेरेपीज़ हम करते हैं इससे। The major target of these modifications is to modify the immune response। हमारा मेजर टारगेट ये है इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना है थ्रू इनहिबिशन ऑफ वाइट ब्लड सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। हम क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं? हम इनहिबिट करते हैं वाइट ब्लड सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को, जो कि जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है? माइलिन शीट डैमेज हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं? इसे मॉडिफाई कर लेते हैं एंड डिक्रीज़ करते हैं या तो एक्सोनल कम्युनिकेशन को बिटवीन सेल्स या फिर इनएप्रोप्रिएट एक्सोनल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स को डिक्रीज़ करते हैं और करवाते हैं। ठीक है, मतलब हम इम्प्रूव करते हैं इस चीज़ को। इंटरफेरॉन बीटा 1A। अब हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स हैं? एक है इंटरफेरॉन बीटा 1 है, इंटरफेरॉन बीटा 1B। दूसरा है ग्लेटेरामर, ठीक है। और तीसरे हैं फिंगोलिमोड और है टेरीफ्लूनोमाइड। ठीक है, अब सबसे पहले जो इंटरफेरॉन्स हैं, कह रहे हैं कि इम्यूनोमोडुलेटरी इफेक्ट्स जो इंटरफेरॉन्स के हैं वो क्या करते हैं? मतलब इम्यून सिस्टम को जो मॉडिफाई कर रहे होते हैं इंटरफेरॉन्स को किस तरह से करते हैं कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो रही होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स बता दिए, डिप्रेशन, लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शंस हो गए, हेपेटिक एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। जबकि हम ग्लेटेरामर में कहें तो वो क्या करता है? ये एक सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है जो माइलिन प्रोटीन से रिजेंबल कर रहा होता है और ये बिल्कुल टी सेल अटैक की तरह एक्ट कर रहा होता है, ये जैसे टी सेल अटैक कर रहा होता है। सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस अ पोस्ट इंजेक्शन रिएक्शन। कुछ में ऐसा भी होता है कि पोस्ट इंजेक्शन रिएक्शन दिखने को मिलता है, मतलब कि ये इंजेक्शन के थ्रू मिलते हैं, दी जाती है ड्रग। ठीक हो गया। और ये भी लोकल इंजेक्शन साइड रिएक्शंस हैं तो ये भी इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। अच्छा, दैट इंक्लूड्स फ्लशिंग। अब इसमें एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो पोस्ट इंजेक्शन रिएक्शन में कौन कौन से आ गए? फ्लशिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, एंजाइटी एंड इचिंग, और ये एक सेल्फ लिमिटिंग है। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं फिंगोलिमोड क्या है? फिंगोलिमोड ये एक ओरल ड्रग है, बाकी सारी ओरल ड्रग्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? लिम्फोसाइट माइग्रेशन को अल्टर करते हैं कि लिम्फोसाइट्स कैसे माइग्रेट हो जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ लिम्फोसाइट्स ही जा पाएंगे सीएनएस के अंदर। ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट की माइग्रेशन को अल्टर कर रहे होते हैं तो सीएनएस में कुछ ही लिम्फोसाइट्स जा पाएंगे, तो इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। फिंगोलिमोड में क्या होता है? फर्स्ट डोज ब्रेडिकार्डिया होता है, मतलब कि अगर आप फर्स्ट डोज जब देते हो तो उसके नतीजे में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, जिसके साथ साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा एंड मैक्यूलर एडिमा होगा। नाउ टेरीफ्लूनोमाइड ये एक क्या है? ओरल पिरामिडन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, मतलब पिरामिड्स जो भी हैं ना हमारे, जैसे कि साइटोकाइन, अपना थायामिन, यूरेसिल, ये सारे जो हैं उनको क्या करते हैं? ये
इनहिबिट करते हैं उनकी सिंथेसिस को, जिसकी वजह से लोअर कंसनट्रेशन हो जाती है एक्टिव लिम्फोसाइट्स की CNS के अंदर। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी इम्यून सिस्टम क्या हो गया हमारा थोड़ा कंट्रोल में आ गया। टेरिफ्लोनामाइड क्या करवाता है, एडवर्सली एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे। इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते टेरिफ्लोनामाइड। ठीक है, फिंगोलामाइड हम इंक्रीज़ करवा रहे थे, हमारा क्या फर्स्ट डोज ब्रेडिकार्डिया करवा रहा था, इंक्रीज रिस्क इन्फेक्शन और मैकुलर एडिमा करवाया था। ग्लेटिरमर क्या करवा रहा था, पोस्ट इंजेक्शन रिएक्शन करवा रहा था, जैसे फ्लशिंग, चेस्ट पेन, एंजाइटी एंड इचिंग। और जो हमारा इंटरफेरॉन्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, डिप्रेशन, लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शंस, हैपेटिक एंजाइम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसमें भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसमें भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब डाईमिथाइल फ्यूमरेट क्या है, हाँ ये भी एक ओरल एजेंट है जो क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स को अल्टर करता है। मतलब जब भी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा होता है और उसमें जो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स होता है उसको ये अल्टर करता है ताकि डिजीज़ की प्रोग्रेस कम हो जाए। फ्लशिंग एंड एब्डोमिनल पेन इसका साइड इफ़ेक्ट है, फ्लशिंग एंड एब्डोमिनल पेन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हमारे पास आ जाते हैं टुजुमैब और डैक्लीजुमैब एंड नेटलीजुमैब। ठीक है, और चौथा है ओक्रेलीजुमैब। ये क्या हैं, सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं MS को। अब जो ओक्रेलीजुमैब है ये हमारा सबसे पहला हमारा एजेंट है जो कि इस डिज़ीज़ को क्योर करता है। दीज एजेंट्स कैन बी एसोसिएट विद सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटीज़ करवाते हैं सारे के सारे एजेंट्स। जैसे कि जो हमारा अगर किसी पेशेंट ने नेटलीजुमैब ले लिया, नेटलीजुमैब, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी होगा। और अगर किसी पेशेंट ने डैक्लीजुमैब और एलेम्टुजुमैब ले लिया तो सीरियस इन्फेक्शंस रिस्क बढ़ सकता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे अगर एलेम्टुजुमैब ले लिया। तभी इन पेशेंट्स को हम स्पेयर करके रखते हैं, रिज़र्व करके रखते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनका दूसरी थेरेपी से भी कोई क्योर नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। ठीक हो गया।